नमस्कार दोस्तों, चौपाल संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं संजीव समीर आप सभी को मैं बता दूं कि आज हम लोग हिंदी व्याकरण के संज्ञा पर चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उन सभी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस पर कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाषा की एक विधा है। भाषा को सीखने के क्रम में हम लोग विभिन्न चीज़ों को जानते हैं, उसी के क्रम में एक संज्ञा आता है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसको सीधी भाषा में कहें तो किसी भी व्यक्ति, नाम, स्थान, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, इन सभी चीज़ों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं ज़्यादा इसको भेद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्ञान अगर आसानी से प्राप्त होता है और सहज भाषा में मिलता है, वही ज्ञान ज़्यादा दिनों तक टिकता है और बना रहता है। किताबी ज्ञान आप किताबों में देखते होंगे, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं होती हैं, बहुत सारा बात लिखा होता है, लेकिन वो सब याद नहीं रहता है। तो हम सभी लोग इतना समझें कि जितने भी चीज़ हम लोगों को दिखाई दे रही हैं इस वातावरण में, वे सभी संज्ञा हैं। संज्ञा को समझने के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे मैं यहाँ खुद स्वयं हूँ, बोर्ड है, पेंसिल है, पंखा है, ज़मीन है, घर है, यानी कि आप आसपास के जितने भी चीज़ों को देख पा रहे हैं वो सभी संज्ञा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, जो दिखाई तो नहीं देता है, महसूस कर पाते हैं हम लोग, वैसे चीज़ों को भी हम लोग संज्ञा के रूप में जानते हैं। जैसे बुढ़ापा देखने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसे महसूस कर पाते हैं कि हाँ बुढ़ापा। उसकी बाद बीमारी है, हरियाली है, हरियाली हम लोग देखते हैं। वे सभी चीज़ ये संज्ञा में आते हैं। हवा को हम लोग देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं, वैसा चीज़ भी संज्ञा होता है। तो संज्ञा को हम लोग अगर मूल रूप से कहा जाए तो किसी भी वस्तु, स्थान, जगह के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को प्राचीन मान्यता के अनुसार और आधुनिक मान्यता के अनुसार, यहाँ दो मान्यताएं हैं। जो पहले से चली आ रही हैं वो प्राचीन मान्यता है, और जो अभी नई और अंग्रेजी भाषा के द्वारा जो प्रयोग में लाई जाती है वह है आधुनिक मान्यता। तो इस मान्यता के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो प्राचीन मान्यता के अनुसार जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हमारा प्राचीन मान्यता के अनुसार 5 प्रकार है। और आधुनिक मान्यता के अनुसार 3 प्रकार में इसे विभक्त किया गया है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर समझने योग्य बात है कि जो जातिवाचक संज्ञा इसमें भी है और आधुनिक मान्यता के अनुसार भी जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्राचीन मान्यता के अनुसार ही है और आधुनिक मान्यता के अनुसार भी है। फिर हम लोग आते हैं भाववाचक संज्ञा, और आधुनिक में भी भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, ये दोनों संज्ञा हम लोग इसमें जातिवाचक संज्ञा में समाहित कर देते हैं। मतलब ये जो जातिवाचक संज्ञा है, गाय, लड़का, नदी, उसी में चूंकि यह इसका जो सेना, सभा, संघ और चावल, दाल, लकड़ी, सोना, इन सारी चीज़ों को हम लोग जातिवाचक संज्ञा में रख देते हैं। अब आते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसको है। तो जातिवाचक संज्ञा वह है कि जिससे पूरी जाति समुदाय का उससे प्रतीत होता हो, उस शब्द से प्रतीत होता हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि लड़का, तो लड़का जैसे ही कहते हैं तो जितने भी इस दुनिया में लड़के हैं उन सभी लड़कों को मैंने एक लड़का से ही डिनोट कर दिया। तो लड़का जब कहने से यह प्रतीत हो जाता है कि लड़का का मतलब हो गया कि वह प्रॉपर एक खास जाति वर्ग को दिखा रहा है। लड़की कह दिए तो लड़की वर्ग को दिखा रहा है।
इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जैसे आदमी, औरत, उसके बाद मैं कहूँ कि गाय, घोड़ा, अगर इस तरीके से हम लोग कुछ कहते हैं और खास जाति वर्ग का डिनोट होता है तो वह जाति वाचक संज्ञा कहलाता है। इसका उदाहरण के रूप में जैसे देख सकते हैं यहाँ पर गाय, लड़का, नदी इत्यादि। अब आते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा को हम लोग समझ पाए कि जिन संख्याओं में एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम को बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसी के साथ साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही यह पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा को ही अगर हम प्रॉपर किसी नाम से डिनोट कर देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसकी परिभाषा अगर हम लोग समझें तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं और व्यक्तियों के स्थान को जातियों में भी खास का नाम बताती है, यानी जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति के स्थान के नाम को बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हम लोग जैसे लड़का हमने कहा, लेकिन लड़का में अगर हम किसी लड़के का नाम राम कह देते हैं, किसी लड़के का नाम हम श्याम कह देते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। लड़की का नाम अगर हम गीता, सीता इत्यादि से हम लोग डिनोट करते हैं तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसी भी जो विशेषण होता है, किसी भी चीज का विशेषण होता है, उसमें प्रत्यय लगा करके या बिना प्रत्यय लगाए हुए भी डायरेक्ट रूप से हम लोग उसको संज्ञा के रूप में जब प्रतीत करते हैं, बताते हैं, तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसमें कौन सा आएगा? जैसे बुरा, बुरा क्या है? एक विशेषण है, लेकिन आई उसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है बुराई, और बुराई क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को हम लोग बुराई, अच्छा में अगर आई प्रत्यय जोड़ दिए तो अच्छाई, कुछ प्रत्यय के बिना भी आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, ऐसे शब्द आपको भाववाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक जैसा नाम से ही पता चलता है कि किसी खास समूह की संख्या को वह दर्शाने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सभा में हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस सभा को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी संगठन है, किसी संगठन को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चाबी का गुच्छा, एक चाबी नहीं बल्कि चाबी का गुच्छा है, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। मतलब समूहवाचक संज्ञा में यह चीज प्रतीत होता है कि आखिर समूहवाचक संज्ञा किसी समूह को, समूह विशेष को दर्शाता है, तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा में इसे हम लोग अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। और सीधी सी अगर कहा जाए इस बात को, तो किसी खास समूह या समूह विशेष को दर्शाने वाली वह संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है भाई? तो द्रव्यवाचक संज्ञा वह है जो किसी भी चीज को, जिससे हम लोग तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वैसे चीजों को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जो भी चीजों को तौला जाता है, जैसे चावल, आटा, गेहूं, इन सारी चीजों को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। सोना, चांदी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग तौल या माप करके लाते हैं, उन्हें हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में डाल देते हैं। अब आपसे पूछेंगे कपड़ा, तो कपड़ा क्या है? तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगा, क्योंकि उसको हम मीटर से नापते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा और
जैसे प्राचीन मान्यता के अनुसार यह 5 समूह में 5 प्रकार से यह 5 प्रकार का संज्ञा है। अब आते हैं आधुनिक मान्यता के अनुसार जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हमने यहाँ बताया, वही जातिवाचक संज्ञा आधुनिक मान्यता के अनुसार भी है, लेकिन इसमें आपको मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि 4 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों 4 और 5, ये समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आपको जातिवाचक संज्ञा में समाहित है। तो आप जो उदाहरण गाय, लड़का, नदी और खिड़की, केमारी, पंखा जो हम लोग लिए, वह चीज़ ये चला जाएगा, सेना, सभा, संघ सब इसी में चला जाएगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा में ही गिनती की जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग समझ रहे हैं, जिसका नाम प्रॉपर हम लोग नाम दे देंगे, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा। अगली कक्षाओं में हम लोग कुछ नई चीज़ों को जानेंगे, कुछ नए चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग जान सकेंगे कि हिंदी व्याकरण को और भी अच्छा से और भी बेहतर से हम लोग कैसे समझ सकते हैं। आप सभी के लिए एक टास्क होगा कि आप लोग इसे कृपया कर संज्ञा का नाम, जितने भी संज्ञा हैं आपको नज़र में, जितनी आप अपने वातावरण में जितनी भी संज्ञा को मैंने बताया, तो पहले तो नज़र में जितने चीज़ आते हैं उनको आप लिख लेंगे कॉपी पर। उसके बाद जो घर में सामान है उनको लिखेंगे। उसके बाद वैसे संख्या, वैसे चीज़ों के नाम लिखेंगे जिससे भाव का बोध होता हो, अच्छाई बुराई वगैरह का भी नाम लिखेंगे। अपने दोस्तों का नाम लिखेंगे, अपने भाई बहन का नाम लिखेंगे, माता पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा जैसे परिवार, यहाँ पर हम लोग परिवार भी आता है, परिवार हो गया, समाज हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग समूहवाचक कहते हैं। तो उनको सभी को एक लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग करने के बाद जो भी संज्ञा हम लोग कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग इन 5 संज्ञा में डिवाइड कर देंगे। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मैं एक वही टास्क दे रहा हूं, उस टास्क को आप लोग घर पर पूरा करेंगे। सर्वप्रथम आप लोग 100 संज्ञा को आप लोग लिखेंगे, 100 संज्ञा लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग उसको अलग अलग संज्ञा में हम लोग रखेंगे कि आखिर वह कौन सी संज्ञा में आता है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है और एक कॉलम बना लेंगे, जातिवाचक संज्ञा, ऐसा कॉलम बना लेंगे और इसमें सभी संज्ञाओं को डाल देंगे। 100 संज्ञा हम लोग बनाएंगे और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपका होमवर्क है, आप सभी के लिए होमवर्क है कि आप लोग अगर संज्ञा को समझे हैं, संज्ञा को पढ़े हैं, तो और 100 संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इन भागों में जो भी संज्ञा हम लोग का आएगा उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर मैं डाल रहा हूँ, आप भी उससे आकाश, गाय, आदमी,
इन सब चीज़ों को आप लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सोहन, गीता, रीता, इन सारी चीज़ों को रखेंगे। भाववाचक में अच्छाई, प्रेम, बुराई इत्यादि को इसमें रखेंगे। समूहवाचक सेना, परिवार, इन सारी चीजों को इसमें रखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा दाल, चावल, आटा, गेहूं इत्यादि। तो ये सारा चीज आप लोग अपने टास्क में बनाएंगे और 100 संज्ञा को बना करके खुद उसे चेक करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया या चैनल पसंद आया तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि भविष्य में जितने भी वीडियो आपको इस शिक्षा से संबंधित मिलेगा उससे आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।